हेलो नमस्कार दोस्तों, MNV स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमने अभी लेटेस्ट ही मैंने राज्य दर्शन की क्लासेस शुरू की हैं। तो यदि वो राज्य दर्शन वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो राज्य दर्शन वाली क्लास जरूर देखें और जल्द ही आपके लिए राजस्थान राज्य के लिए जिला दर्शन की क्लास यानी कि पटवार पुलिस इनके लिए बहुत ही सहायक होने वाली वो क्लासें हैं। आगे आपको ग्राम सेवक की भर्ती देखने को मिलेगी, उसमें भी वो है जिला दर्शन की क्लास बहुत ही लाभदायक रहेगी। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी में हमारा बैक टू बैक चैप्टर चल रहे हैं। हमने पाचन तंत्र, इस प्रकार से तंत्र सारे खत्म करते जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र। तो देखिए श्वसन तंत्र क्या होता है। श्वसन तंत्र में क्या हो जाता है, हम श्वास लेते हैं ब्रीफ करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन उपस्थित होती है। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो क्या होता है वायवीय श्वसन, क्या होता है अवायवीय श्वसन, और क्यों आती है, हमें हिचकियां क्यों आती है, क्या होता है एटीपी एडिनोट्राइट फॉस्फेट, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो क्या होता है श्वसन तंत्र में। श्वसन तंत्र मतलब कि सबसे पहले बात कर लें तो यह क्या है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया है यानी कि इसके अंदर क्या लिया जाता है, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहता है। वैसे तो हम गैस यानी कि श्वास लेते हैं तो सभी गैसें हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन जाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, लेकिन नाइट्रोजन हम वापस छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, उनका क्रम भी क्या होता है, यानी कि सबसे पहले तो क्या होगा श्वसन तंत्र में सर्वप्रथम क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है कि इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण के बिना यह प्रक्रिया मतलब अधूरी है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। दूसरी बात कर लें तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा तथा क्या बनती है, ऊष्मा बनती है। आप देखो ऊर्जा और ऊष्मा किस प्रकार से बनती है, यानी कि जब भी हम श्वास लेते हैं तो क्या बनती है, ऊष्मा बनती है, यानी कि ऊर्जा हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और जो सांस लेते हैं जब ऊर्जा मिलती है वो किस में मिलती है, हमें एटीपी मिलती है, एडिनोट्राइफॉस्फेट में मिलती है। अब ये एटीपी क्या होती है, इसकी भी ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं क्या होती है एटीपी। अब देखो ऊष्मा, ऊष्मा हमारे शरीर में हमें दो प्रकार से मिलती है। एक तो श्वास लेने से ऊष्मा मिलती है, और एक क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, उससे हमें क्या ऊष्मा मिलती है। जब भी आपने देखा होगा यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऊष्मा से क्या होता है, शरीर क्या है, टेम्परेचर नियंत्रित रहता है, यानी कि आदमी का क्या होता है, टेम्परेचर नियंत्रित रहता है। तो यदि ऊष्मा यानी कि शरीर में श्वास की प्रक्रिया बंद हो जाए और ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए, मृत व्यक्ति का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और श्वास की प्रक्रिया भी बंद हो जाती है, तो उसका शरीर क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, यानी कि उसमें ऊष्मा नहीं बनती है। तो इसमें क्या होती है, इसमें ऊर्जा भी मिलती है और क्या मिलती है, ऊष्मा भी, हमारे शरीर में ऊष्मा भी मिलती है। ये एक प्रकार की कौन सी है, अपापचयी क्रिया है। कौन सी क्रिया है, ये एक प्रकार की अपापचयी है, यानी कि इसे बोलते हैं कैटाबोलिज्म बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या होता है, जो चीजों को क्या बोलता है, जो चीजों को जोड़े रखता है, यानी कि दो चीजों को ये जो अपापचयी क्रिया होती है इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, चीजों को तोड़ा जाता है, यानी कि किसी चीज का टूटना, किसी चीज का टूटना। और जो एनाबोलिज्म होता है, क्या होता है, एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में क्या होता है, किसी चीज का जुड़ना क्या कहलाता है, एनाबोलिज्म कहलाता है। तो अपापचयी एक प्रकार की क्या है, अपापचयी की, यानी कि इसमें क्या होता है, किसी चीज का टूटना होता है, वो क्या कहलाती है, अपापचयी क्रिया कहलाती है। अब देखो हम पता लगाते हैं कि आपको पता हो, यानी कि मेंढक किस चीज से श्वास लेता है, मछलियां गलफड़ों से सांस लेती हैं, पक्षी फेफड़ों से सांस लेते हैं। जो कीट होते हैं जैसे कॉकरोच हो गया, कॉकरोच अपनी त्वचा से सांस लेता है, लेकिन मेंढक त्वचा से भी लेता है, गलफड़ों से भी लेता है और फेफड़ों से भी लेता है। तो कौन सा जीव किस अंग से श्वास लेता है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जो हमारा कॉकरोच होता है ना, वो किससे लेता है, श्वास नली से लेता है। किससे लेता है, कॉकरोच किससे लेता है, श्वास नली से लेता है। तो देखो मैं आपको बताता हूं, विभिन्न जीवों में श्वसन अंग,
श्वसन अंग, यानी कि वो सांस किससे लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया किससे होती है उनकी। तो बात कर लेते हैं, सर्वप्रथम बात करते हैं स्तनधारी, स्तनधारी की। स्तनधारी है, स्तनधारी में कौन आता है, मनुष्य आता है, जो भी यानी कि मनुष्य हो गया, कोई भी जानवर हो गया, वो किस में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। तो ये किससे लेते हैं, तो ये फेफड़ों से लेते हैं, हमें पता है। और हमें बचपन में हम सोचते थे हम किससे सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, जबकि हम नाक से सांस नहीं लेते, ये तो एक क्या है, माध्यम है, जबकि हम श्वास किससे लेते हैं, फेफड़ों से लेते हैं। जैसे देखो फेफड़ों से हम क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं। हम एक बचपन में हम सोचते थे किसे, कि हम नाक से लेते हैं, जो नाक से नहीं लेते हैं। स्तनधारी किससे लेते हैं, फेफड़ों से श्वास लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कीट की। कीट के अंदर कीट किससे सांस लेते हैं, तो ये लेते हैं श्वास नली से, ये किससे लेते हैं, श्वास नली से लेते हैं। किससे लेते हैं, कीट लेते हैं श्वास नली से। इसका उदाहरण मान लो, तो इसका उदाहरण होगा जैसे कॉकरोच किससे सांस लेता है, तो बोलते हैं श्वास नली से। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉकरोच का श्वसन अंग कौन सा है, फेफड़ा, श्वास नली, त्वचा, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बात कर लेते हैं पक्षी भी किससे लेते हैं, फेफड़ों से लेते हैं। किससे लेते हैं, फेफड़ों से लेते हैं। फिर बात करते हैं हम जलीय जीव की। जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव श्वास किससे लेते हैं, तो जलीय जीव श्वास लेते हैं, वो लेते हैं गलफड़ों से। किससे लेते हैं, गलफड़ों से लेते हैं। किससे लेते हैं, जलीय जीव होते हैं वो श्वास किससे लेते हैं, गलफड़ों से लेते हैं, या फिर इसे कलोम भी बोला बोलता है, कलोम भी बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंढक। क्या होता है, मेंढक त्वचा से सांस लेता है, फेफड़ों से भी सांस लेता है, और क्लोम से भी सांस लेते हैं, गलफड़ों से भी श्वास लेता है। जब मेंढक का जन्म होता है, यानी कि जब वो बच्चा होता है मेंढक, तो क्या होता है, जल में रहता है, तब वह किससे श्वास लेता है, तो वो किससे लेता है, फेफड़ों से वो किससे सांस लेता है, गलफड़ों से सांस लेता है। जब वो किस में होता है, जलीय जीव के रूप में होता है। जलीय जीव होता है ना शुरुआत में, जैसे कि हमारे आसपास कोई तालाब देखा होगा, तो उसमें देखते हैं हम कि हमने क्या एक मछली नुमा जानवर पकड़ते हैं, वो मछली नहीं होती, वो क्या होता है, मेंढक ही होता है। पहले हम पकड़ते हैं कि वो मछली है, मछली नहीं होती, वो मेंढक ही होता है। तो वो किसे लेते हैं, वो लेते हैं गलफड़ों से श्वास लेते हैं। अब जब ये मेंढक होता है, ये क्या हो, मिट्टी में धसा हुआ, यानी कि मिट्टी के अंदर हो, ये क्या हो, मिट्टी के अंदर हो। आपने मिट्टी के अंदर भी देखा हो मेंढक, यानी कि मेंढक क्या होता है, मिट्टी के अंदर घुसा हुआ होता है। तो मिट्टी के अंदर घुसा हुआ होता है, तब ये किसे लेता है, तब ये त्वचा से सांस लेता है। किससे लेता है, तब ये त्वचा से सांस लेता है। और जब ये पृथ्वी के ऊपर यानी कि घूम रहा हो, तब ये किससे लेता है, यानी कि ऊपर हो, तब ये किससे लेता है, यानी कि मिट्टी के ऊपर हो, तब किससे लेता है, तब ये लेता है फेफड़ों से सांस लेता है। किससे लेता है, ये श्वास किससे लेता है, तब ये श्वास लेता है फेफड़ों से। तो मेंढक जब जलीय जीव के रूप में होता है, यानी कि बचपन में होता, तो किसे, गलफड़ों से लेता है। और जब अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर धसा हुआ, तब त्वचा से लेता है। और जब मिट्टी के ऊपर होता, तब किससे लेता है, फेफड़ों से लेता है। आप चाहो तो इसका क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं कि मनुष्य जब श्वास लेता है, तो कौन कौन सी गैसें इनहेल करता है, कितने % करता है, और फिर जब वो छोड़ता है, तो कौन सी गैस कितनी छोड़ता है, इसकी भी बात कर लेते हैं। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन एक वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब देखो बात कर लेते हैं, इसे बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्वासी छावास क्रिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो होता है श्वास लेना, एक तो श्वास लेना, एक होता है श्वास छोड़ना। दो प्रक्रिया होती है, यानी व्यक्ति क्या करता है, एक तो क्या होता है श्वास लेता है,
एक छोड़ता है, यानी कि दो प्रक्रिया होती है। श्वास में क्या होते हैं, श्वास में क्या होता है, दो प्रक्रिया होती है, एक तो श्वास लेना, एक होता है श्वास छोड़ना। अब देखो जब हम श्वास लेते हैं तो जब ऑक्सीजन की जो वायुमंडल में जो गैसें होंगी उसी अनुपात में, उन्हीं के अनुपात में हम क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं। तो N2 कितनी होती है, वो होती है 78%। तो क्या लेते हैं हम 78% जब श्वास लेते हैं तो क्या लेते हैं, नाइट्रोजन। फिर ऑक्सीजन होती है 21%, तो 21% की क्या लेते हैं हम, ऑक्सीजन लेते हैं। और फिर CO2 कितनी होती है, तो वो होती है 0.0 कितनी होती है, 0.03% होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्रहण करते हैं हम, 0.03%। ये क्या होता है, ये अनुपात होता है। अब जब हम श्वास छोड़ते हैं तो क्या होता है, जो हमारे वायु कोश होते हैं उनमें से क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाता है, सभी अंगों कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और फिर वहां से क्या करता है, CO2 लेता है, और CO2 को फिर क्या होता है, कहां तक पहुंचाता है, वायु कोश तक पहुंचाता है, और उसके बाद फिर से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो मतलब ऑक्सीजन तो अंदर रख लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो अब देखो ऑक्सीजन का अनुपात ये नहीं रहेगा, क्या हुआ, घटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या शरीर में काम आ गई और CO2 क्या है और बाहर निकालिए, तो वो क्या होगी, इसका अनुपात बढ़ेगा। तो अब देखो जो N2 होती है उसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 78% ही हम क्या, श्वास छोड़ दें तो त्याग देते हैं। अब जो ऑक्सीजन होती है वो हम कितना त्यागते हैं, तो वो त्यागते हैं हम लगभग 17%। अब जो CO2 होती है वो कितना त्यागते हैं, तो हम त्यागते हैं 4.6%, लगभग 4% ही मानो, 4.6% हम क्या करते हैं, CO2 बाहर त्याग देते हैं, लगभग 4% ही मानो। तो CO2 कितनी बाहर कितनी निकली, तो वो निकली 4%, और ऑक्सीजन बाहर कितनी निकली, 17%, और अंदर कितनी गई थी, 17%। यानी कि ऑक्सीजन क्या हुई, शरीर में ऊर्जा के लिए काम आ जाती है। उम्मीद है आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ तो देखो श्वसन मार्ग क्या होता है, जिसमें वह मार्ग जिसमें से श्वास क्या करता है, श्वास अपना अनुसरण करता है, यानी कि श्वास जिस माध्यम से जाता है। तो अब देखो सबसे पहले श्वास कहाँ जाता है, तो वो किस में जाता है, तो वो जाता है नासिका छिद्र में। यानी किस में जाता है, वो जाता है सर्वप्रथम किस में जाता है, तो वो जाता है नासिका छिद्र में, क्या जाता है, श्वास जाता है सर्वप्रथम। और नासिका छिद्र में सर्वप्रथम सांस कहा जाता है, नासिका छिद्र में। इसमें क्या होते हैं, एक रेशे नुमा क्या होते हैं, बाल होते हैं, जो बाल क्या है, धूल के कणों को आगे नहीं जाने देते, यानी कि वो क्या बनते हैं, उनको यहीं रोक लेते हैं। फिर होता है, आगे आता है नासिका कपाट। ये जो देखो यहाँ, ये तो होगा नासिका द्वार, और ये होता है नासिका कपाट। इसमें क्या होता है, इसमें लगभग क्या होता है, एक दिन में व्यक्ति लगभग 1.5 लीटर क्या करता है, आधा लीटर क्या करता है, म्यूकस क्या होता है, म्यूकस बनता है। म्यूकस मैंने आपको बताया था, जो हमारा आमाशय होता है उसमें क्या होता है, अम्ल से प्रोटेक्शन कौन है, म्यूकस ही क्या प्रोवाइड करवाता है। तो क्या होता है, जब भी आप नाक में अंगुली देते हैं तो ऊपर यहाँ जो कपाट होता है, नासा कपाट, उस पे जब लगती है अंगुली तो क्या होता है, चिपचिपा होता है। तो ज्यादा जो बालों से जो मिट्टी के या धूल के कण नहीं रुक पाते हैं, उनको क्या, नासा कपाट क्या होता है, उस द्रव्य से क्या होता है, वो मिल जाते हैं, और वो क्या बन जाता है, ठोस नुमा पदार्थ बन जाता है। फिर आप उसे जब नाक साफ करते हैं तो वो बाहर निकाल देते हैं, तो क्या होता है, धूल के कणों को रोकता है। तो पहले कहा नासा छिद्र में, फिर नासा कपाट में, और फिर कहा जाता है ग्रसनी में। कहा जाता है, फिर जाता है ग्रसनली में, और फिर आगे कहा सवर तंत्र में। फिर कहा जाएगा, पहले जाएगा, फिर जाएगा कहा जाएगा ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद स्वर तंत्र में, और स्वर तंत्र के बाद में श्वास नली में। कहा जाएगा श्वास नली में, फिर कहा जाता है श्वास नली में। यानी कि इस प्रकार से होता है। ये होगी ग्रसनी। ग्रसनी फिर क्या होती है, 2 भागों में बढ़ती है। क्या बनती है, 2 भागों में बढ़ती है। एक तो होती है कौन सी, जहां जिस माध्यम से क्या जाता है, भोजन जाता है, और एक होती है श्वास नली। श्वास नली क्या होती है, जो फेरिंग्स होता है वो 2 भागों, यहाँ से 2 भागों, यहाँ 2 भागों में बढ़ता है। तो क्या होगी, एक तो श्वास नली, एक होती है भोजन की नली। तो देखो इधर से फिर भोजन, ये कहा जाता है श्वास नली में। श्वास नली देखो, भोजन कहाँ चला गया, श्वास नली में, यहाँ आ जाता है श्वास नली में। पहले तो क्या, नासा द्वार में, फिर नासा कपाट में, फिर क्या हो गया, फिर जाता है ग्रसनी में, फिर स्वर तंत्र, और फिर
कहाँ, श्वास नली में। क्या जाएगा, श्वास नली में। श्वास नली से जब श्वास नली में श्वास आ जाता है तो फिर वो कहाँ आता है, तो वो जाता है, फिर जाता है ब्रोंकाई में। ये तो ये देख रहे हैं ना आप, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई पर ये देखो, ये आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्या होती है, हड्डी नुमा आकार की होती है। क्या होती है, हड्डी होती है, ऐसे मान लो हड्डी से थोड़ी कमजोर होती है, हड्डी नुमा आकार की होती है, जो क्या होती है, इसे क्या सिकुड़ने नहीं देती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो ये क्या होती है, थोड़ी श्वास बाहर निकलता है तो ये सिकुड़ने नहीं देती है इसे, यानी कि एकदम से चिप जाएगी। तो फिर क्या होगा, सांस छोड़ा, जैसे सांस छोड़ा तो फिर क्या हो जाएगी, बिल्कुल सिकुड़ जाती है, यानी कि बंद ना हो, चिप ना जाए। इस कारण क्या होती है, ये हड्डी नुमा प्रकार की होती है, यानी कि हड्डी तो नहीं है, हड्डी से थोड़ी कमजोर होती है। तो फिर कहाँ पहुंच गया, तो पहुंच जाता है ब्रोंकाई में। फिर क्या है, जो ये होता है ना, ये ब्रोंकाई से आगे श्वास कहाँ पर पहुंचता है, ब्रोंक्योलेस में पहुंचता है। किस में पहुंचता है, ब्रोंक्योलेस में पहुंचता है। किस में पहुंचता है, किस में पहुंचता है, ब्रोंक्योलेस में पहुंचता है। किस में, कहां पहुंचता है, ब्रोंक्योलेस में पहुंचता है। और फिर कहां से, ब्रोंकाई से, कहां से, ब्रोंकाई से कहां पहुंचता है, ब्रोंक्योलेस में पहुंचता है। और फिर कहां पहुंचा है, तो वो पहुंचता है वायु कुपिकाओं में, यानी कि वायु कोष में। वायु कोष में, इनको वायु कुपिका भी बोलते हैं, यानी कि इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं वायु कोष। यानी कि कहां पहुंच जाता है, श्वास कहां पहुंच जाता है, वायु कोष में पहुंच जाता है। अब देखो कहां से चला सांस, कहां से चला, नासा द्वार से, नासा कपाट में, फिर कहा ग्रसनी में, ग्रसनी से क्या पहुंच गया, संवर्तन तक, संवर्तन तक श्वास नली, श्वास नली से कहां पहुंच गया, ब्रोंकाई में, ब्रोंक्योलिस्ट में पहुंचा, और फिर वायु कोष में। इस प्रकार की ये क्या होती है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। हमारे श्वसन की प्रक्रिया का लगभग 70% भाग कौन कवर करता है, तो वो करता है डायाफ्राम। डायाफ्राम न हो तो क्या होगा, देखो जब ये डायाफ्राम नीचे से जोर लगाता है, जब देखो एक बात लिख दो, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, जब डायाफ्राम फैलता है, जब देखो हम क्या लेते हैं, श्वास भरते हैं, तो जब डायाफ्राम, जब ये क्या श्वास लेते हैं तो क्या होता है, डायाफ्राम फैलता है, श्वास लेते हैं तो। और जब श्वास छोड़ते हैं तो क्या होगा, नीचे से ये क्या करेगा, नीचे से क्या होगा, श्वास लेते हैं तो क्या होगा, नीचे से क्या करेगा, ये जैसे एकदम ऐसा है, मतलब श्वास लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। श्वास लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये सीधा हो जाता है। और जब श्वास छोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। यानी कि फैलता कब है, जब हम श्वास लेते हैं। देखो जब हम श्वास लेते हैं क्या होता है, फैलता है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो क्या होगा, ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो ये बातें एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। आप देखो जहां यहां श्वास आ जाता है वायु कोष में, वायु कोष में से क्या होता है, यहां से क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन से कहा, यहाँ हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या है, मिल जाती है। क्या, किससे मिल जाती है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मिल जाती है। बाद में हीमोग्लोबिन क्या करता है, पूरे शरीर में उस ऑक्सीजन को बांट कर आता है, और वहां से क्या लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, और फिर यहाँ वायु कोष को दे देता है। वायु कोष से फिर वही ब्रोंक्योलिस्ट से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से श्वास नली, श्वास नली से ग्रसनी, ग्रसनी श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र से ग्रसनी, ग्रस नली से होता हुआ क्या आ गया, नासा कपाट, नासा छिद्र से क्या है, वापस बाहर निकल जाता है। तो यह प्रक्रिया होती है श्वास की। अब देखो इसमें क्या होता है, किस प्रकार से क्या होता है, हमें हिचकी क्यों आती है। हिचकी इसलिए आती है कि जब ये देखो, जब हम यहाँ क्या होता है, एक होता है, वो होता है, इसका नाम होता है एपिग्लोटिस होता है। ग्लोटिस क्या होता है, एक मांस का टुकड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। वो क्या करता है, ढक्कन का काम करता है। क्या काम करता है, ढक्कन का काम करता है। कहाँ, ग्रास यानी कि फेरिंग्स के पास होता है। अब देखो क्या होता है, क्या हम चाहते हैं, हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो क्या हम सोच लेते हैं कि हाँ भाई एपिग्लोटिस, अब तुम कहाँ जाओ, श्वास नली की तरफ लग जाओ। कहाँ, श्वास नली की तरफ लग जाओ, अब भोजन अंदर आने वाला है। तो हमारे कहने से तो ये होता नहीं है। तो ये किस प्रक्रिया के दौरान होता है, हमें इसको क्या मिलता है, हमारे क्या होता है, माइंड से क्या मिलता है, इसे संदेश मिलता है कि अब भोजन ग्रहण
किया जा रहा है तो आप क्या करो, श्वास नली की तरफ क्या लग जाए, श्वास नली की तरफ क्या हो जाए, ढक्कन लग जाए या एपिग्लोटिस झुक जाता है। तो इस प्रकार से होता है। तो हिचकी क्यों आती है, हम क्या करते हैं जब खाना खाते हैं तो या तो हम बात करते हैं या फिर किसी और ही ख्याल में खो जाते हैं। तो और ख्याल में खो जाते हैं तो क्या होगा, एपिग्लोटिस पूछेगा भाई भोजन आ रहा है, श्वास आ रहा है या फिर पानी आ रहा है। तो क्या करते हैं हम, क्या माइंड से क्या हो, इसको संदेश नहीं मिल पाता, जिस कारण ये क्या करता है, भोजन मन में आए तो वो भोजन की तरफ गिर जाता है और मन में आए तो क्या हो जाता है, श्वास नली की तरफ गिर जाता है। तो यदि ये श्वास नली की तरफ भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं और ये इधर ही भोजन की यानी कि भोजन वाली नली की तरफ ही पड़ा रह जाए तो ये क्या होगा, इधर भोजन कहाँ, श्वास नली में चला जाता है और श्वास नली में चला जाता है तो हमें क्या आती है, हिचकी आती है। नीचे से डायाफ्राम के भी क्या लगते हैं, नीचे से झटके लगते हैं, जिससे क्या होगा, कई बार क्या होता है एकदम छींक आती है साथ, और छींक के साथ क्या आता है, भोजन के छोटे छोटे क्या आते हैं, टुकड़े आते हैं। तो वो छींक हम किसी को याद कर रहे हैं तब आती है, न कि कोई हमें याद करता है तब आती है। तो वो हिचकी आती है, वो कहाँ कब आती है, तो वो कोई हम किसी को याद कर रहे होते हैं तब हिचकी आती है, न कि कोई दूसरा हमें याद कर रहा हो तब आती है। अब दोस्तों देखो क्या होता है क्रॉस प्रक्रम, वो क्या होता है, चक्रण क्या होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है, रेड ब्लड सेल में अवायवीय श्वसन होता है, वो क्या होता है वो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। क्या होती है एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, कितनी एटीपी हमें मिलती है, 36 एटीपी किससे मिलती है, प्लस 2 एटीपी किससे मिलती है, 38 एटीपी कहाँ बनती है, क्या होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज किस में टूटता है, पायरुबिन में टूटता है, इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको श्वसन तंत्र का चित्र और श्वसन के मार्ग और कहाँ कौन सा अंग होता है, यानी किस जानवर या किस जीवों में कौन सा अंग काम करता है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं बता दूं आपके लिए धुआंधार राज्य दर्शन की क्लासें लगातार आने वाली हैं, तो आपने यदि वो राज्य दर्शन वाली क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।